अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है अपने उसी प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और मामूल के मुताबिक आज भी मेरे शो में मुझे असिस्ट कर रहे हैं सर जाफ़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर का थोड़ा सा मैं तारुफ भी देना चाहूँगी इस हवाले से कि इनकी जो स्पेशलिटी है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है, और इसके अलावा ये NLP के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं और अपने मरीज़ों के साथ ये काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। सर आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगी, इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ इस टॉपिक को, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप भी इंट्रोडक्शन दें कि कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस आखिर है क्या। अगर हम कम्युनिकेशन की हिस्ट्री को देखें, बातचीत करने की हिस्ट्री को देखें, तो जैसा हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि बातचीत करने में और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम इंसान जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम यूजुअली बातचीत कर रहे होते हैं, और बातचीत करने का मतलब यही समझा जाता है कि जब हमने बोलना सीख लिया तो हमने अपनी बात करना सीख ली, अल्फाज का इस्तेमाल या अल्फाज प्रोनाउंस करना सीख लिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन सीख ली। कम्युनिकेशन क्रिटिकल प्रोसेस है, वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के है, जो वर्बल लेवल पे भी होता है, नॉन वर्बल लेवल पे भी होता है। उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे अल्फाज, हमारी टोन, पिच, रेट, रिदम, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इफ़ेक्टिव वे में बेहतर तरीके से करते हैं तो फिर उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं असल में वो हम दूसरे लोगों के साथ कह सकें। इंसान सोशल एनिमल है, मिलजुल के रहने वाला है, तो मिलजुल के रहने में जो सबसे बेसिक की है वो इंसान की कम्युनिकेशन है। इसी कम्युनिकेशन को वक्त के साथ साथ, जैसे हमने पहले एक दूसरे से बातचीत करना शुरू की, उसके बाद फिर हमने कम्युनिकेशन की तरफ आए, फिर हम एक्सपर्टीज़ की तरफ आगे गए। इन्हीं एक्सपर्टीज़ को वक्त गुजरने के साथ साथ हमें फ़ील हुआ कि मज़ीद बेहतर बनाने की, रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो जब हमें महसूस हुआ कि मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है तो फिर हमने ऐसी कम्युनिकेशन की तरफ देखा जो इन्फ्लुएंसर हो, दूसरे मुतासर कौन हो, मुतासर करने वाली गुफ्तगू हो। बहुत ज़्यादा बुक्स आपने देखी होंगी अपने इर्द गिर्द जो कम्युनिकेशन वाली होती है उन पर लिखा होता है मुतासर कौन गुफ्तगू, गुफ्तगू के अदाब मुतासर कौन, इन्फ्लुएंस करने वाली, ऐसी जो बात असर करने वाली हो। तो फिर ये ट्रेंड इस तरफ चल निकला कि ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो इन्फ्लुएंस करे, जो अपना तासुर पेश करे, जो हम असल में कहना चाह रहे हैं वो सही अल्फाज में और सही टाइम में भी मुख्तसर सा कम्प्रिहेंसिव सा मैसेज कन्वे कर दे। यहाँ पर रिलेट भी करना चाहूँगी कम्युनिकेशन की भी, हम जब बात करते हैं तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की भी मैं यहाँ रेफरेंस ज़रूर दूँगी कि अगर देखा जाए तो ये जो एक टेलीफोनिक राब्ता था, ये कितना इसमें भी वेरिएशन आ गया है, कितना इसमें भी जिद्दत आ गई है कि एक वक्त में, एक ज़माने में मुझे याद है कि टेलीफोन जो है वो लैंडलाइन इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सिर्फ हार्डली आपकी आवाज़ जो है वो एक्सचेंज होती थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से समटाइम होती थी जब आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे कॉल करनी होती थी। मगर आज आप ये देखें कि मीन ऑफ कम्युनिकेशन में कितना चेंज आ गया है, कितना हम उसको इन्फ्लुएंसिव बनाने में कामयाब हो चुके हैं और हम चीज़ों से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। बातचीत के कुछ अंदाज़ भी ऐसे होने चाहिए जिसमें हम लोगों से, ताल्लुकात से और राब्ते से एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें और एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें। ऐसा ना हो कहीं कि हमारी बातचीत से लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा हों। इसी प्रोग्राम का मैं आपको लास्ट एपिसोड का भी रेफरेंस देना चाहूँगी कि जिसमें हम बातचीत कर रहे थे इनेबलिंग की, या बातचीत कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जहाँ की होनी चाहिए वहीं पर रहनी चाहिए, और हमें दूसरों के लिए बेजा ज़िम्मेदारियाँ उठानी नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की अगर मदद भी करनी चाहिए तो फिर वहाँ पर हमारी कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए कि हमें अपनी किस किस्म की सर्विसेज पेश करनी चाहिए। जाफ़र साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें कि जहाँ हम बात करते हैं इनेबलिंग की, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बेजा किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, या किसी को ऐसा माहौल प्रोवाइड नहीं करना चाहिए जिसमें उसकी अपनी सलाहियतें जो हैं वो दब जाएं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के भी जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि फिर मदद तो करनी नहीं चाहिए। तो क्या ये फैक्ट है कि मदद करनी नहीं चाहिए? अच्छा, जब
हमने वैलिडेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, शुरू में बातचीत करना शुरू की, तो हमने बात की कि या तो कम्युनिकेशन करते हुए हम बात को तस्लीम करते हैं या तस्दीक करते हैं। और साथ हमने ये भी डिस्कस किया, मैं दोहराता चलूँ यहाँ पे, कि जब हम किसी बात की तस्दीक कर देते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने उसकी ज़िम्मेदारी भी अपने ज़िम्मे पे ले ली है। अब बात को सुनना, अब बात को सुन के तस्लीम करके उसकी ज़िम्मेदारी लेना, ये दो अलग अलग से कॉन्सेप्ट हैं। इन दोनों में एक बहुत बड़ा बल्कि एक फ़र्क है, और वो ये फ़र्क ये है कि जो बात आप सुनते हैं वो आप पे आयद नहीं होती कि आप फिलफौर जाके उस तरह से करना भी शुरू कर दें या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। तो जब हम किसी को सुन रहे होते हैं, दूसरों के मसाइल सुन रहे होते हैं, और उस पर हमने बात की थी कि अगर वो कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा नहीं पा रहा और वो आपसे आके बातचीत कर रहे हैं और आपसे इस तरह से बातचीत करता है कि उसे मदद चाहिए या नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हमारा एक इंसानी हमदर्दी का जज्बा होता है मदद करने का, वो जाग उठता है और हम मदद करने की तरफ जाते हैं। तो फिर हम उनकी ज़िम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं कि क्या हम मदद कर रहे हैं, क्या हम मदद नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पे लगता है कि अगर किसी ने आके अपना मसला बयान किया और हमने मदद नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो या फिर दूसरा कि हम मदद कर दें। यहाँ पे भी एक तीसरी स्टेट होती है कि मदद करनी है या नहीं करनी। अगर मदद करनी है तो कहाँ तक और कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अब ये एक बड़ा वाज़ेह सा फ़र्क है। इस जो भी हमने बातचीत की, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मदद नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बेहतर तरीके से मदद करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितनी मदद बनती है उतनी मदद करनी चाहिए। इफ़ेक्टिव वे में मदद करने में, दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ज़िम्मा ले लेने में फ़र्क है। जब आप अब मदद का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, जिस तरह से इंसानों ने कम्युनिकेशन के हवाले से सीखा, मदद करने के हवाले से भी सीखा। जब लोग आए, इंसान आए, एक दूसरे के साथ उन्होंने रहना सीखा, तो फिर उन्होंने मदद करना सीखा। पहले मदद करना बड़ा आसान था, बिल्कुल। पहले जो मदद होती थी वो रोज़मर्रा के मामूल होते थे, बड़ी डूएबल चीज़ें होती थी। और एक इंसान पेचीदगी नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं थी, जिसमें वहाँ पर मसाइल भी शायद इतने पेचीदा नहीं थे और मदद भी बड़े सादा अंदाज में की जा सकती थी। मतलब एक बंदे को अगर मदद चाहिए तो दूसरा बंदे से आके वो बात करता तो बड़ी आसानी के साथ वो काम कर सकता था। इंसानों के पास वक्त बहुत ज़्यादा होता था, कोई कॉम्प्लिकेशंस जॉब नहीं होती थी करने के हवाले से, इस तरह से एरियाज डिवाइड नहीं हुए थे। लेकिन अब हमदर्दी का जज्बा या मदद करने का जज्बा हमारा वहीं पे है। मदद करने के लिए हमारा दिल अभी भी करता है, लेकिन अब क्रिटिकल लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई है या एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं अब लाइफ में, डिफरेंशिएट चीज़ों में इतनी ज़्यादा हो गया फील्ड में कि हम मदद कर नहीं सकते, या मदद करने जाएं तो पहले हमें अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को देखना होता है कि क्या इस वे में जाके हम मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शायद पहले एक ज़माना होता था किसी को चोट लगती होगी, दूसरा इंसान देखता होगा और उस पर बड़ी सी पट्टी लपेट देता होगा, लेकिन अब ज़माना ऐसा नहीं है। अब अगर किसी का रोड एक्सीडेंट होता है, उसकी हड्डी कोई टूट जाती है, तो हम फिल फॉर जाके उसकी मदद उस तरह से नहीं कर सकते, हम हड्डी नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे हम फिर डिफ़ाइन करते हैं कि मदद कहाँ तक करनी चाहिए। उसे हम उठाएंगे, हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम उसके साथ ही रहेंगे। पहले शायद हिस्ट्री में ऐसा मुमकिन था, लोग एक दूसरे के पास मेहमान जाते थे, एक दूसरे की तीमारदारी के लिए जाते थे, तो वो महीनों एक दूसरे के पास रुक जाते थे। लेकिन अब वक्त की डिमांड इस तरह से है कि हम वो सारे काम एक्शंस कर नहीं सकते, तो उन्हीं एक्शंस को ये वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अब इफेक्टिव वे में हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, तो इसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है वो ये, उसका आंसर मैं ये करूँगा कि मदद ज़रूर करें, लेकिन मदद को डिफ़ाइन करें, क्योंकि मदद किए बिना हम नहीं रह सकते, हम रह नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल का सिस्टम भी नहीं चल सकता। अब दूसरों की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, और मदद करना भी चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में एक चीज़ आ रही कि जहाँ मदद का हसूल जो है वो काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे उन्हें मदद दरकार होती है। ये तो एक अलग चैप्टर है कि लोग मदद चाहते हैं या मदद की ज़रूरत उनको होती है, लेकिन मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मदद करना भी हमारी बाज़ औक़ात कोई अपनी नीड होती है। यानी मैं चाहती हूँ कि आइडेंटिफाई किया जाए कि मदद करने का जज्बा जो होता है वो भी एक ह्यूमन इमोशन है, जिसमें हमारा बाज़ औक़ात मदद किए बगैर गुजारा भी नहीं हो रहा होता। यानी हम जैसे बहुत सारी जगहों पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर मदद की ज़रूरत भी नहीं होती, मगर हम मदद कर रहे होते हैं और किए चले जा रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इसको डिफ़ाइन करें कि वो कौन सा जज्बा होता है जिसमें हम मदद किए चले जाते हैं और हमारा दिल चाहता है, यानी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा जो एक ह्यूमन नेचर है कि हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से हम फिक्स कर दें।
सो ये कौन सा जज्बा होता है? मदद की जब हम बात करते हैं तो पहले मदद के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मदद असल में है क्या। जहाँ तक जज्बे की बात है, मदद करने के जज्बे की बात है, तो इंसान अपने दो किस्म के कॉन्शियस से, यानी कि जिन चीज़ों से अवेयर होता है वो दो किस्म के कॉन्शियस से ऑपरेट हो रहा होता है। एक उसका पर्सनल कॉन्शियस होता है, वो होता है जिसमें अपनी यादें और सारी चीज़ें होती हैं, और एक उसका कलेक्टिव कॉन्शियस होता है। कलेक्टिव कॉन्शियस यूनिवर्सल होता है कि उसमें सारे यूनिवर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे माइंड में होते हैं। हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस हमें ये बताता है कि यूनिवर्सल लेवल पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनमें वो लोग ज़्यादा नुमायाँ जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, और वो लोग ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, ज़्यादा वेल नोन हैं, ज़्यादा जाने जाते हैं, जो आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद कर रहे होते हैं। जैसे हम सुपरमैन को देखते हैं, जैसे हम कोई और ऐसे लोगों को देखते हैं, लोगों की मिसालें सुनते हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की मदद की, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी एफिलिएशन उन लोगों के साथ है। हम अपने आइडियल सेल्फ में उनको सेट कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमें भी उनकी तरह, हम भी कोई सुपरमैन है या कुछ इस तरह से हमें भी करना चाहिए। हमारी सोशल एफिलिएशन हो, लोग हमें जाने पहचाने, और हमें जब हम एफर्ट करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है ये बड़े कोई यूनिक और आला काम है, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हमारी इंटरनल जो एक डिज़ायर होती है मदद करने के लिए, चढ़ दौड़ने की डिज़ायर जो हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसके पीछे हम कहीं भूल जाते हैं कि हमारी इस्तात कहाँ तक है, हमारी स्किल्स कहाँ तक हैं, हम कर भी सकते हैं या हम नहीं भी कर सकते। एक छत पे खड़े होकर दूसरी छत पे अगर आग में कोई जल रहा है तो हम ये जाने बिना कि मैं छलांग लगा के वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता, तो हमारा जज्बा ये कहता है कि आप यहाँ से जंप करो, उड़ के दूसरे पार चले जाओ। चाहे वो इतनी नाकामी होती है कि वो पर्सन तो बच जाता है या अपने आप को बचा लेता है, लेकिन हम कहीं और जा गिरते हैं। तो मदद करते हुए सम टाइम हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये सिर्फ एक कोई ऐसी डिज़ास्टर स्टेट नहीं है, ज़िंदगी में और बहुत छोटी छोटी ऐसी सूरत हाल बनती है जहाँ पे हम मदद करने की तरफ जाते हैं लेकिन अपना ही कोई नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पे मदद करने के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। एक और बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम मदद के साथ ओवरलैप करते हैं हमारी सोसाइटी में। एक तो एनेबलिंग है। एनेबलिंग से हट के भी अगर हम देखें कुछ रिचुअल्स में चले जाते हैं, जैसे सदका करना या इस तरह से किसी की हेल्प करना जहाँ से कोई और रिवर्स में कोई आपकी उम्मीद नहीं है, कुछ वापस लेन देन की उम्मीद नहीं है। मदद के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो मदद एक लेन देन का सिस्टम है, और अभी आके हम इसमें कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देते हैं और हमें लगता है कि मदद सिर्फ एक देने का या मदद सिर्फ एक लेने का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है। अगर हम शुरू से देखें तो इंसान एक दूसरे की मदद करते थे, वो एक दूसरे से चीज़ें लेते थे, उनके इवज़ वो दूसरा बंदा उनका कोई और काम करता था। मैं अगर इससे भी पीछे देखूं, यानी आप तो बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो बार्टर सिस्टम से भी पीछे अगर हम देखें तो कुदरत भी इंसान पे मेहरबान थी, और एक ज़माना था जबकि मनोसलवा उतरा करता था, वहाँ पर इंसानों की इतनी इनेबलिंग की जाती थी, मगर कुदरत को भी बाय द टाइम फिर इस कानून में कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ी कि एक वो वक्त था जब पक्का पकाया खाना आता था, मगर फिर देखा ये गया कि जो इनेबलिंग है या जो बेजा मदद है उससे चीज़ें जो है वो फिक्स नहीं हो रही। तो मेरा ख़्याल है शायद फिर कुदरत के कवानीन में भी तब्दीली शायद इसीलिए की गई होगी कि फिर इंसानों को कहा गया कि आप अपनी मदद आपके तहत फिर आप ज़मीन से अनाज उगाएं और अपने ये खाने का इंतज़ाम करें। सो अगर देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल लॉ भी है कि, और पीछे भी अगर देखें हम तो वहाँ ऐसा शख्स सरवाइव कर ही नहीं सकता, यानी डार्विन की थ्योरी भी कहती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप मदद के ऊपर किस हद तक अपना सर्वाइवल जो है वो बना सकते हैं। सो मदद का जो जज्बा है हमारा वो अपनी जगह, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आप मदद करके किसी की तो आप उसको प्रॉपर सर्वाइवल नहीं दे सकते, उसके लिए फिर उसको खुद ही कुछ करना होगा। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि डिक्शनरी में जब अलग अलग टर्म्स आती हैं तो इसका मतलब है कि उनके अलग अलग मीनिंग्स भी हैं। जैसे हम एनेबलिंग की बात करते हैं तो मुआवनत का लफ्ज़ हमारे सामने आता है कि इस तरह से मदद करना कि दूसरे बंदे को आप आहज कर देना। जब हम मदद की टर्म हमारे माइंड में आती है तो डिक्शनरी में बताती है कि कोई लेन देन का सिस्टम होता है और जो इक्वलिटी बेस पे होता है। उसके बाद उर्दू डिक्शनरी में जैसे सदका का हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है, खैरात का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप गिविंग एंड पे होते हैं और आप कोई रिसीव उस साइड से नहीं कर रही। अगर डिक्शनरी इनको अलग अलग डिफाइन करती है तो डेफिनेटली ये अलग अलग से टर्म्स हैं। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक ये मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है कि लोग इनको ओवरलैप कर देते हैं। लोग समझते हैं कि जहाँ पे हम सदका खैरात कर रहे हैं और जहाँ पे मदद कर रहे हैं तो ये एक जैसी चीज़ें, तो ये एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। अगर एक जैसी चीज़ें होती तो इनके लिए ये अल्फाज भी एक ही जैसे होते, मदद का और सदके का और खैरात का कोई अलग अलग से कॉन्सेप्ट इस तरह से ना होता।
जब हम सदका खैरात की तरफ जाते हैं तो फिर हम ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जिनसे रिसीव करने में बाद में या हमें देने के एंड पे होते हैं, लेने के एंड पे हम उनकी तरफ नहीं जाते। मदद वहाँ पे हम कर रहे होते हैं, जैसे हम दोस्तों को कुछ पैसे अगर उधार देते हैं या कुछ और इस तरह से एक्ट करते हैं जहाँ से हमें लग रहा होता है कि इसके एवज प्रॉपर में हमें वापस कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इन चीज़ों में फ़र्क वाज़ह करना चाहिए कि कहाँ पे आप गिविंग एंड पे हैं और कहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग एंड पे हैं। तो मदद की जब हम बात करते हैं तो फिर गिविंग एंड रिसीविंग दोनों एंड पे होता है। ये मदद का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें दूसरे बंदे को आप अहाज नहीं कर रहे, आप प्रॉपर तरीके में एक बंदे के साथ कह लें कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, गिव एंड टेक का रिस्पॉन्स लेके चल। अच्छा, मैं जाफर साहब चाहती हूँ कि क्लियर कट आप डिफ़ाइन करें कि मदद फिर कहाँ कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ लोगों को इस चीज़ पे कन्विंस कर रहे हैं या मना कर रहे हैं कि फिर मदद करने की ज़रूरत ऐसी कोई नहीं है। तो फिर आप ये खुल के बताएं फिर इस हवाले से भी कि फिर मदद कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे मदद करना वाजिब है आप पे। अच्छा, कहाँ कहाँ तक मदद करनी चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए और किस हद तक मदद करनी चाहिए, ये भी मैं साथ में ऐड करूँगा कि ये भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस होने वाले हैं। कि जब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मदद करनी चाहिए तो पहले हम डिफ़ाइन कर लें। ये बड़ा आसान है इस चीज़ को समझ लेना कि किसी पर्सन को हमारी मदद चाहिए या हमारी मदद नहीं चाहिए। और उसके बाद ये भी बड़ा आसान है, अगर थोड़ा सा हम अपने ऊपर वर्क करें या अपनी नॉलेज पे, स्किल्स पे वर्क करें कि हम किस हद तक इनकी मदद कर सकते हैं और किस हद तक मदद करना मुनासिब होता है। वही बात कि जब हम सुनते हैं कि कोई पर्सन मुश्किल में है, मुसीबत में है, तो हम मदद करने की तरफ चढ़ दौड़ते हैं ये जाने बिना कि हमारा इंटरवीन करना उनकी लाइफ में। अच्छा, मदद करना भी एक इंटरवीन करना है दूसरों की लाइफ में। जब आप दूसरे बंदे की मदद करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी किसी ज़ाती काम में मुदाखलत कर रहे हैं। और ज़ाती कामों में या ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करना एक फ़न है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इंटरवीन नहीं करना आता तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी मदद करने के बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। और ये आपका जज्बा जो मदद करने का जज्बा है या उनकी मुसीबतें या मुश्किलें कम करने का जज्बा है, ये उनकी मुसीबतें, मुश्किलात, मुशक्क़तें और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो पहले हमें इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। अब दूसरा, आइडेंटिफाई कर लेना कि अगर कोई इस मुश्किल में है, मुशक्क़त में है, तो उसे वाकई मदद चाहिए या मदद नहीं चाहिए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आप देखते हैं कि रास्ते में किसी की गाड़ी बंद हो गई और वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप ऐसा नहीं होता कि गाड़ी रोकते हैं, फ़ौरन से धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें मदद की ज़रूरत है भी या नहीं है। पहले आप रुकते हैं, उनसे पूछते हैं क्या आपको मदद की ज़रूरत है, मैं किस हद तक मदद कर सकता हूँ या कैसे मैं आपको इस सारे प्रोसेस में हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद आप मदद करने की तरफ जाते हैं। रियल लाइफ में जब हमारे बड़े नज़दीकी रिश्ते होते हैं तो फिर हम इस चीज़ को तकल्लुफ़ समझते हैं और हम इन्हें करना मुनासिब नहीं समझते। जब हम इन्हें करना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, तो फिर हम मुश्किलात में पड़ना शुरू हो जाते हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं करते, हम डायग्नोज किए बिना किसी को मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं और फिर बार बार वो मेडिसिन दिए जाते हैं और फिर एंड पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि इन चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स के साथ भी मदद करने वाला एक प्रॉपर प्रिंसिपल सेट है। पेरेंट्स के साथ तो मसला ही और होता है ना, यानी जैसे मैं बात करी थी कि जज्बे की, कि जो मदद का जज्बा होता है, पेरेंट्स तो बाय बर्थ, यानी जिस दिन वो पेरेंट्स बनते हैं, मैं पेरेंट्स की बर्थ से मुराद ये है कि जिस दिन पहला बच्चा आता है उनकी गोद में, तो माँ बाप की एज आ माँ बाप उस दिन पैदाइश होती है। तो वहाँ पर जैसे ही पेरेंट्स डेवलप होते हैं पेरेंटिंग के रोल में, तो उनके तो साथ एक मसला हो जाता है ना कि एक ऑक्सीटॉक्सिन उनकी बॉडी में रन करना शुरू होता है और वहाँ पर तो फिर भरमार होती है मदद की। फिर माँ बाप को ऐसे लगता है कि इस बच्चे के फीडर बनाने से लेके इसके कॉलेज की लिस्ट में इसका फॉर्म जमा कराने या लिस्ट में नाम देखने तक की जिम्मेदारियाँ हमारी हैं। बल्कि सिलसिला देखा जाए तो इससे भी बहुत आगे जाता है। जब तक माँ बाप इस दुनिया पे रहते हैं वो इनेबल ही करते रहते हैं। तो उनकी तो आप अगर बात करेंगे कि उनमें भी एक होता है पैटर्न, तो ये मैं आपसे यहाँ पे निगेट करूँगी, उनमें एक नहीं होता, वो सरासर इनेबलर्स होते हैं। किसी दिन हम प्रॉपर एक पूरा शो इस चीज़ पे भी करेंगे कि पेरेंट्स को अगर मदद करनी चाहिए
तो किस तरह से बच्चों की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मदद का कॉन्सेप्ट, या कहाँ तक आपने सवाल पूछा कि कैसे और कहाँ तक मदद की जाए, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि पेरेंट्स सारी ज़िंदगी बच्चों की मदद और बिला वजह मदद और ऐसी मदद जो बिन बुलाई होती है वो करते जाते हैं। बल्कि तो बच्चे मदद मांगे ना, बल्कि वो अपनी तकलीफ़ का इजहार भी ना करे। पेरेंट्स खुद ब खुद सोच रहे होते हैं कि आगे जो वक्त आ रहा है तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होंगी, हम इनके लिए पहले से कोई प्रोएक्टिवली कोई तदारुक करके रखें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पे बच्चे के खुद फिक्स करने की होती हैं, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम्स में डिटेल पे बात करेंगे। बिल्कुल। तो इसका एंड रिजल्ट ये निकल रहा होता है कि बच्चे एक दिन पूछ रहे होते हैं कि आपने हमारे लिए किया है। ठीक है, तो कैसे इस तरह से बच्चों की हेल्प की जाए कि बच्चों को लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। और ये बड़ा ही शानदार डायलॉग है जो मेरा ख्याल है हर औलाद ने ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर कहा होगा माँ बाप को कि आपने हमारे लिए किया है। सो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वो तो शायद कुछ कर सकते हो या कह सकते हो या नहीं, लेकिन मेरे पास कहने के लिए एक बड़ा सॉलिड सा फ़िक्र है यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रेक का टाइम है और हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मदद का हसूल कैसे मुमकिन हो या मदद करने का जज्बा क्या होना चाहिए, और जाफ़र साहब जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमें ये बता रहे थे कि मदद कैसे करनी चाहिए और कहाँ कहाँ करनी चाहिए। बिल्कुल, मदद के कॉन्सेप्ट में हमने बात की और ये समझना कि मदद का किस लेवल पे जाके कहाँ तक करनी चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना, पहले सबसे पहले डायग्नोज बनाना कि अगले बंदे को मदद की ज़रूरत है भी या नहीं है। जब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि अगले बंदे को वाकई मदद की ज़रूरत है, तो कम्युनिकेशन में ये होता है कि जब दूसरा पर्सन आपसे आके डिस्कस कर रहा है तो लाजमी नहीं कि हर बार उन्हें मदद की ही ज़रूरत है। तो डायग्नोज करने के हवाले से ये जानने के बारे में अगले बंदे को मदद की ज़रूरत है भी या नहीं है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि जैसे अगर एक पर्सन आया है, वो आके आपसे बातचीत कर रहा है और बातचीत करके आपको बताते हैं, जैसे एक सहेली दूसरी सहेली के पास आती है और अपनी सास के काफ़ी तज़किरे करती है और बताती है कि इस तरह से ससुराल में मेरे साथ कुछ बेहतर सलूक नहीं हो रहा, तो आप फिर फ़ौर कहते हैं कि आप जाके अपनी सास से बात करें या अपने आप हस्बैंड से बात करें, तो फ़ौरन आगे से कहते हैं नहीं अगर मैं इस तरह से उनसे कह दूंगी जाके तो फिर तो मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाज़ह करता है कि वो आपसे सिर्फ एक्सप्रेस करना चाह रही है, आपसे सिर्फ बातचीत करना चाह रही है, वो आपसे मदद की कोई तलबगार नहीं है, वो ये नहीं चाह रही कि आप उनकी मदद करें। तो बहुत टाइम पे कैथारसिस लोगों का सुन लेना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ सुनने की हद तक होती है। तो ये डायग्नोज कर लेना कि अगले बंदे को मदद की ज़रूरत है या मदद की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, क्या सुनना ही ज़रूरी है या एक्शंस में जाना ज़रूरी है। आपने बड़ी शानदार ये मिसाल दी है, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी करते हुए नज़र आते हैं कि जब ये लड़की इन्फ्लुएंस लेती है अपने मैके से तो ससुराल में ये ठीक तरह से नहीं रह पाती। ऐसी बात नहीं है कि कोई मैके और ससुराल का कोई आपस में कोई दुश्मनी होती है या कोई ऐसी बात होती है। वो रीज़न यही होती है कि कहीं कोई तकलीफ़ उसे ज़िंदगी में आती है और वो पीछे जाके बात करती है, तो जब लोगों को इंटरवीन करने का तरीका नहीं आता तो वो उसे इसी किस्म की मदद फराहम करते हैं जिससे बिगाड़ पैदा होता है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ही है कि हम ऐसा इन्फ्लुएंसिव तरीका सिखाएं जिसमें ज़िंदगी में मुश्किलात कम से कम हो और फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जा सके। बिल्कुल, अगला जो क्राइटेरिया वो ये देख लेना कि अगला बंदा वाकई ही मदद दरकार है, यानी कि इस स्टेट में है कि उसके अपने वसाइल रिसोर्सेज इस तरह से नहीं हैं कि वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है। थर्ड कि ये मदद ऐसी मदद है कि एनेबलिंग तो नहीं है, कोई मावनत तो नहीं है, यानी कि हो सकता है कि वो काम कर सकता हो लेकिन इस तरह से प्रीटेंड कर रहा हो आपको कि आप मेरे लिए चीज़ों को फिक्स कर दें या उन्हें ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। आप ये देख लें कि वो आपसे खामखा बिला वजह कोई बर्डनाइज तो आपको करने की कोशिश नहीं कर रहा, या ये देख लें कि वो आपको मदद करते हुए उसमें कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आएंगी। आपकी अपनी इस्तात और आपकी अपनी डिज़ायर, इन दोनों में फ़र्क आप वाज़ह कर लें कि किस हद तक है, उसके बाद फिर आप मदद करने की तरफ जाएं। दूसरा एक चीज़ और मेरे जहन में आती है कि जब आप मदद करना चाहते हैं किसी की, जो कि नो डाउट हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम मदद करने वालों में शामिल हो जाएं, मगर एक चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे पास जो
एनर्जी है या जो मोटिवेशन है वो लिमिटेड सी है, तो फिर यहाँ पे प्रायोरिटाइज ज़रूर करना चाहिए कि आपने अपनी उस एनर्जी को और उस मोटिवेशन को यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एक यूनिवर्सल मदद का जज्बा है इसमें आप हर कस व नाकिस की तो मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके एवज़ जो आपके ज़िम्मे काम है या जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहीं वो तो उसके आड़ में तो नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो आपके ज़िंदगी के इम्तिहान के लाजमी सवाल हैं पर्चे के वो तो आप इग्नोर कर दें और जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो आप किए चले जा रहे हैं। सो इसमें बहुत ही फ़िक्स रूल होना चाहिए कि अपनी लिमिटेड सी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना चाहिए और तरजीहाती बुनियादों पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो कि आपने मदद करनी है। उसके बाद जब मदद करने की बारी आती है या प्रैक्टिकल हमें लगता है कि हमें एक्शन लेना चाहिए, मदद करने की तरफ जाना चाहिए, उस वक्त तक मदद नहीं करनी चाहिए। अब आप रेडी हैं, बिल्कुल मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप उस वक्त तक मदद नहीं करेंगे जब तक दूसरी साइड से कोई ऐसा सिग्नल नहीं आता कि मुझे मदद चाहिए। बिन मांगी या हेल्प डिज़ायर किए बिना, दूसरी तरफ से डिमांड किए बिना हम मदद करने की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोग इस एंड पे होते हैं कि वो कहना ही चाह रहे होते हैं कि हमें मदद चाहिए, लेकिन हम गलत तरीके से मदद ऑफ़र कर बैठते हैं तो वो आगे से रिजेक्ट कर देते हैं, या हम मदद करते हुए इस तरह से फील करवाते हैं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं या हम कोई उन पर तरस खा रहे हैं तो वो आगे से रिजेक्ट कर देते हैं। अब उनकी तरफ उल्टा नुकसान हो जाता है। इस पर भी हम बात करते हैं कि किस तरह से इफेक्टिव वे में हेल्प करें या मदद करें। लेकिन जब अब एक इन्वायरमेंट इस तरह से क्रिएट करना शुरू कर दें, एक ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दें कि मदद मांगना आसान हो जाए दूसरे बंदे के लिए। जैसे आप उनके सामने अगर उनके मसाइल हैं, आप उन्हें बगौर सुनते हैं, आप उनके मसाइल के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, कोई और ऐसा सोर्स आप उनको ऐसा कोई मैसेज देते हैं कि मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, लेकिन इस शर्त पे कि आप मदद करने की तरफ आएँ। अल्फाज का चुनाव आप बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। अल्फाज का चुनाव ऐसी स्टेट में बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए और एक्सपर्ट्स जो ओपिनियंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए। जब कोई पर्सन मदद लेने की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आप अपने आप को लेट डाउन करने की तरफ आ रहा है। अगर वो ये फील करता है किसी भी स्टेज पे कि वो मदद तो ले रहा है लेकिन उसके इवज़ अपनी किसी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है, पर्सनल है, सोशल है, रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तो वो कभी भी मदद लेने की तरफ नहीं आएगा। यहाँ पर मैं रुक के आपकी बात से रिलेट भी करूँगी कि हम भी एक मदद ऑफ़र कर रहे हैं। हम भी अपने नाजरीन को हर प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना है या आपको ऐसे लगता है कि हम आपको मदद कर सकते हैं तो आप कमेंट्स में हमें लिख के भेजें अपने सवाल या अपनी प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको जवाब ज़रूर देंगे। और ये जो दूसरा पॉइंट आपने ज़िक्र किया है कि सम टाइम मदद के हसूल में ईगो आड़े आ जाती है या आप अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देना चाह रहे होते, तो हमारे पास इसका भी इलाज है कि अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देना चाह रहे तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हम आपका नाम बताए बगैर भी आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। लिहाजा आप जिस किस्म की भी प्रॉब्लम है जो आप समझते हैं कि हम आपकी इस वे में हेल्प कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात जो आप जानना चाह रहे हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। हम उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो जब आइडेंटिफाई करते हैं और मदद करने की तरफ जाते हैं और मदद करने की ठान लेते हैं तो फिर इस तरह से मदद करना कि अगले बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। उनकी जो रिक्वेस्ट है उसे इस तरह से एंटरटेन करना, इस तरह से फील करवाना कि आप वाकई मदद के एवज़ में जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो मैसेज इस तरह के कन्वे करते हैं जैसे ये काम तो कोई इतना बड़ा काम ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही काम है, ये तो वैसे ही काम है। तो आप उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि इस काम की कोई वक़्त नहीं थी जो आपने कह दिया। तो इस पे वो अगला बंदा शेम एंग्जाइटी में चला जाता है कि वाकई ये कोई ऐसा काम नहीं था जो मैं नहीं कर पाया और मुनासिब तरीके से मुझसे नहीं हुआ और मैं हेल्प लेने की तरफ आ गया। अगर कोई हेल्प के लिए कहता है तो फिर आप बगौर सुनते हुए उनकी उन वर्ड्स को जो मदद दरकार है उसको वैल्यू दें कि हाँ वाकई एक ऐसा काम है और मुझे अच्छा लगा कि आपने मदद तलब की और मैं मदद प्रॉपर तरीके से आपकी इस तरह से इसमें कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैसेज इस तरह से मैसेज कन्वे करते हुए अल्फाज का जब हम चुनाव करते हैं तो दो तरह के अल्फाज होते हैं। एक अल्फाज वो होते हैं जो हमेशा हमारे रिश्तों में दीवारें खड़ी करते हैं,
जब हम अच्छा खासा इस तरह का कोई रिलेशन अगर डेवलप होता है हेल्प का, तो हम कोई ऐसी बात कर देते हैं कि दूसरे बंदे को शेम में ले जाती है और उन्हें लगता है कि यहाँ कोई गलत सोर्स मैंने इस्तेमाल कर लिया या गलत पर्सन से मैंने रब्ता कर लिया, तो लोग पीछे हट जाते हैं। अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो दीवारें नहीं बल्कि पुल बनाने वाला हो। कोई ऐसे सुनहरे अल्फाज हों जो चाहे मुख्तसर हों, थोड़े हों, कि वो अगले बंदे की इज़्ज़त नफ्स को भी बरकरार रखें और आप प्रॉपर तरीके से उन तक रसाई भी कर सकें और वो आप तक रसाई भी कर सके। और जब मदद का लेन देन बनाते हैं तो उसी वक्त में आप दूसरे बंदे को ये भी रियलाइज़ करवा दें कि ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि मदद एक लेन देन का प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके इवज़ इस तरह से मेरी भी अगर मदद की ज़रूरत हो तो आप मदद कर सकते हैं। दूसरे की भी ईगो हर्ट नहीं होती, बल्कि दूसरा भी एम्पावरिंग फीलिंग उसको भी डेवलप होती हैं कि इस टाइम पे मैं इससे हेल्प मांग रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं इसको हेल्प करूँगा भी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि गुफ्तगू में हम एक टर्न अराउंड लेके आएँ। मैं एक ऐसे फैक्टर पे बात करना चाह रही हूँ कि जो शायद इस मौजू से तो हटके है लेकिन इसके अंदर भी हम उसको डिस्कस करना चाहिए हमें। जैसे आपसे कोई मदद मांगता है और आपसे कोई आउट ऑफ द वे जाके मदद मांगता है, जो जैसे कि आप बता भी रहे हैं, आप सिखा भी रहे हैं, यानी आपकी गुफ्तगू का निचोड़ भी यही है कि अपने ऊपर बोझ डाल के या बेजा किसी की मदद ना करें जहाँ उसको ज़रूरत भी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल नहीं होता कि अगर वो मदद करने के रिसोर्सेज भी नहीं रखते और मदद मांगने वाला आपसे बहुत ज़्यादा ही कोई आउट ऑफ द वे जाके मदद मांग रहा है, अब आपके पास करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह मना किया जाए, क्या किया जाए? ज़िंदगी में बहुत दफ़ा लोग आपसे इस तरह के सवालात कर लेते हैं कि आपसे एक ऐसी मदद मांग लेते हैं जो आप असल में मदद कर नहीं सकते या आपके रिसोर्सेज वहाँ तक नहीं होते। तो फिर हमें बहुत शर्मिंदगी, नदामत और गिल्ट की फीलिंग्स आती हैं जो कि गलत हैं, नेचुरल हैं, लेकिन हमें हैंडल नहीं करना आ रहा होता इसलिए गलत हैं। और वो लोग प्रॉपर तरीके से एक गिल्ट इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे वो बात करेंगे कि 8 दिन से 10 दिन से मैं एक मुश्किल में मुब्तला था, तो बार बार मेरे माइंड में आपका ही नाम आ रहा था, मैं सोच रहा था, अचानक आप आ गए, आपने पूछ लिया, तो ये चीज़ें इस तरह से होनी थी, बस कुदरत ने चीज़ें सेट कर दी। तो फिर यहाँ से आगे हम ऐसे बात करेंगे तो आप मेरे लिए मसीहा बन के आ गए, आप ऐसे, मतलब वो पहले से आपको इस तरह से बात करेंगे या अपना मैसेज इस तरह से कन्वे करेंगे कि आपके लिए पीछे हट रहे, बल्कि वो वादे लेना शुरू कर देंगे, बल्कि आपको ऐसे लगना शुरू हो जाएगा कि अल्लाह ने कोई ख़ास ड्यूटी आपको दे दी है इनकी मदद करने के लिए, और आप जिस काम के लिए पैदा किए गए हैं यही वो काम जो आपको करना है। और वो आपसे वादे लेंगे कि वो मैं आपसे काम कहूँगा लेकिन आपने इनकार नहीं करना, पहले आप मेरे साथ वादा करें। तो फिर वो आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि वाकई कोई बड़ा ज़रूरी काम है और इस तरह से मुझे कोई काम करना है, और उसके बाद फिर वो कोई ऐसी डिमांड रखते हैं जो आपके बस से बाहर होती है, फिर आप उस पर इनकार करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, और यही जब हम बात करते हैं कि हेल्प इज़ गिव एंड टेक का प्रिंसिपल है, तो अपनी इस्तात को और अपनी डिज़ायर को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए कि मेरी इतनी इस्तात नहीं है, गिव एंड टेक प्रिंसिपल में मैं इतना गिव नहीं कर सकता, इतना नहीं दे सकता, डिज़ायर मेरी ज़रूर है, तो आप फिर उन पे ऑप्शंस पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको बात जो आप उनसे करें उसमें आप उनको क्लियर करें और इस तरीके से आप बताएं कि आपका जो रिश्ता है उस पर कोई हर्फ ना आए, बल्कि आप अपनी जेन्युइन रिसोर्सेज जो हैं उनके अकॉर्डिंगली उनसे बात करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें कि मैं समझ सकता हूँ आपका मेरा रिश्ता बड़ा केयर का और रिस्पेक्ट वाला एक रिश्ता है, मैं समझ सकता हूँ और मैं देख भी सकता हूँ कि वाकई में आपको ज़रूरत है और जेन्युइन वे में आप हेल्प की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके केस को मैं देखूँ या मैं मदद करने की तरफ आऊँ तो मेरे रिसोर्सेज इस हद तक नहीं हैं कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, और अगर मैं मदद करने की तरफ जाऊँगा तो मुझे लगता है कि मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि अभी आपकी मदद कर सकूँ। तो आप बेहतर तरीका ये है कि इसके अगर ये सोल्यूशन आपके माइंड में है तो आप वो बता दें उनको, या आप उनसे स्टेट कह लें कि आप अगर किसी और से मदद कर लें या और अपने रिसोर्सेज या वसाइल का इस्तेमाल कर लें कबल अज़ वक्त में आपको बता रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुनासिब होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और इसमें कोई गिल्ट या शेम वाली बात नहीं है, हम इंसान महदूद हैं
हमारे बहुत बड़े इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ को फिक्स कर सकें और हर एक चीज़ को बेहतर करने की तरफ जाएं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस चीज़ को समझना कि हर किसी चीज़ को इस यूनिवर्स में बेहतर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से नहीं है कि मैं करना नहीं चाह रहा, बल्कि इस तरह से है कि मेरे पास वसाइल ही इतने नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को फिक्स कर सकूं या सारी चीज़ों को बेहतर कर सकूं। बिल्कुल, और जब रियलिटी को एक्सेप्टेंस दे के चलना चाहिए कि आपकी अपने वसाइल किस हद तक हैं या आप किस हद तक किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी को इस ऐसी सिचुएशन में कोई बात इस तरह से कर देते हैं या कोई आप इसको सहारा दे देते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते और आपको पता भी है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे रिसोर्सेज नहीं, अगर आप एफर्ट भी करते हैं, दूसरे लोगों से मदद लेने की तरफ जाते हैं, फिर भी नहीं होता, तो मेरे ख्याल में फिर और ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी उस पर्सन के लिए इन चीज़ों को मैनेज करना। और अब यहाँ पे अगर आप ऐसी स्टेट में देखते हैं तो आप मदद मांगने की तरफ या मदद देने की तरफ भी चले जाते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हेल्प ऑफर करना भी एक स्किल है। अगर आपको पहले से आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा पर्सन है तो आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं, तो फिर सेम वे में उनके साथ जाके बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बातचीत भी करें कि मैं समझ सकता हूँ कि इन टर्म्स पे आपको मदद की ज़रूरत है और मेरी फीलिंग्स आपके साथ हैं, मेरे एहसास आपके साथ हैं, मैं आपकी केयर करता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त आप मुझे बता दीजिए कि मैं किस हद तक और कैसे आपकी मदद करूँगा। अब इस एंड में आप दूसरे पर्सन को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं कि वो आपसे डिमांड करे हेल्प की, और आप लिमिट भी कर रहे हैं, बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हैं, आप मदद करें उनकी। बिन मांगी मदद नहीं करनी चाहिए। बिन मांगी मदद की मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि आप एक दोस्त को साथ ले जाएं शॉपिंग करने के लिए और फिर वहाँ पे जाके आप उनकी पसंद का ना पूछें और सारी चीज़ें अपनी मर्जी से ही सिलेक्ट कर करके देते जाएं, तो कितनी को वो आपकी मदद को तस्लीम करके एक टाइम आएगा कि वो कहेगा कि रुक जाएं, मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए कि आप मेरे लिए चीज़ें फिक्स करते के साथ मना करेगा, बल्कि कि अपनी चीज़ें जो है वो अपने पास ही रखें। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में हम दूसरे लोगों के लिए ऐसी चीज़ें फिक्स कर देते हैं जो बाद में कहते हैं और फिर हमें बड़ा दुख होता है कि वो हमें कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं इन चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, तो फिर हम नाराज़ हो रहे होते हैं, हम रिश्तों में बगाड़ की तरफ आ रहे होते हैं। तो तब तक मदद नहीं करनी चाहिए जब तक अगला बंदा डिमांड ना करे। अगर आपको फील होता है कि वाकई अगले बंदे को मदद की ज़रूरत है तो एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट कर दें कि जिसमें उसके लिए मदद तलब करना आसान हो जाए। जब वो मदद तलब कर लेता है तो फिर उसकी मदद करें, अगर वो मदद तलब नहीं करता तो फिर मदद की तरफ ना जाएं। ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए एक बेहतरी की सूरत हाल है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जाफर साहब मैं रेफरेंस देना चाहूँगी कि कुछ प्रोग्राम में, हमारे पिछले प्रोग्राम में हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनका मैं अभी आपके साथ जिक्र भी करूँगी। और मैं अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रोग्राम में क्वेश्चन आप हमें आज भेजेंगे वो क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट शो में ज़रूर उनका जवाब आप तक पहुँचाएँगे। लिहाजा अभी कमेंट्स कर सकते हैं या इसके बाद भी, यानी लाइव शो ख़त्म होने के बाद भी जब आप वीडियो वॉच करें तो आप वहाँ पर भी अपने सवालात जो हैं वो हमें भेज सकते हैं। और ये ऑप्शन आपके पास नेक्स्ट वीक तक है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक जो प्रोग्राम करेंगे उसमें अपने क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। एक सवाल जो सवाल की सूरत में नहीं था, कोई गुल आंधम साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि आदमी ने अपनी ज़िम्मेदारी औरत पर डाल दी है। यानी ये मैं भी फील करती हूँ कि जहाँ कहा यह जाता है कि किसी भी फैमिली के यूनिट को चलाने के लिए मर्द और ख़वातीन का जो किरदार है वो अपना अपना सा होता है, लेकिन ये जो दौर जा रहा है जिसमें कि घर से बाहर की मुश्किलात बहुत बढ़ती चली जा रही हैं और घरों में आसाइशें और सहूलतें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं, तो ऐसे में औरतों ने भी अपना जो रोल है वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया है। सो इसमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि फिर यहाँ पर भी विन विन सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही। सो हमारे जो एक्सपर्ट हैं जाफ़र साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी इस हवाले से थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करें कि ये जो कहा यह जा रहा है कि आदमी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो औरतों पर डाल दी है, तो इस बात में किस हद तक हकीकत है, और जो औरतें घर से बाहर काम कर रही हैं क्या वो इतनी ओवर बर्डनाइज हैं, नज़र भी आ रही हैं कि वो कोई उनका बर्नआउट देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा जल्दी थक जाती हैं या ऐसा क्या? तो मैं चाहती हूँ रियलिटी के ऊपर हम बातचीत करें। अच्छा, ये उन्होंने
जो आपने भी बात की कि औरतों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद कर दी है मर्दों ने, तो इस बात को मैं इस तरह से रिफ्रेज करूँगा कि औरतों ने ज़्यादा जिम्मेदारी ले ली है, वो काम भी करने शुरू कर दिए हैं जो काम मर्द करते हैं। जो हमारे पास ज़्यादा क्लाइंटेज आती है या हमारे पास जो ज़्यादा लोग फैमिली मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से आ रहे हैं, वो ये बात इस तरह से कर रहे होते हैं कि जब फ़ीमेल घर में कामकाज करना शुरू करती हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करती हैं तो वो घर के सारे मामला देख रही होती हैं, लेकिन जब वो बाहर जॉब करने की तरफ जाती हैं तो फीमेल्स को ये तासुर दिया जाता है कि जॉब करना भी उनकी चॉइस है, लेकिन जो घर के कामकाज हैं ये भी उन्होंने ही करने हैं। अब यहाँ पे बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मेल के करने वाले होते हैं और जो मेल्स आसानी के साथ कर सकते हैं। फीमेल्स अपने एक पैसिव रोल में होने की वजह से कल्चर इन्फ्लुएंस देख लें या हमारा फैमिलियल कल्चर इस तरह से उसके हवाले से बात कर लें तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से करना शुरू कर देती हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके एवज़ उन्हें घर से बाहर काम करने की परमिशन मिल रही है, उसके एवज़ कुछ और उन्हें एक फ़ेक सी रिस्पेक्ट मिल रही है जो कि इनफैक्ट रिस्पेक्ट नहीं है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज करती हैं। तो डेफिनेटली इससे फीमेल फटीक का शिकार होती हैं, स्ट्रेस का शिकार होती हैं, उनमें मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेके। तो यहाँ पे अपने रोल्स को, अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए। यहाँ पे फिर भी मैं बात करूँगा कि ऐसी मदद फीमेल्स को मेल्स की नहीं करनी चाहिए और मेल्स को फीमेल्स की नहीं करनी चाहिए। एक घर में रहते हुए, स्पाउस रिलेशन में रहते हुए, सिबलिंग्स में रहते हुए, पेरेंटिंग में ऐसी मदद नहीं करनी चाहिए जिसके लिए डिमांड ही नहीं है। अगर आप ऐसी मदद नहीं करेंगे तो फिर वही मैं रिलेट करूँगा कि बिल्कुल एक पर्सन खड़ा हुआ है और जाके उस गाड़ी ख़राब है, आपने बिन पूछे कि आपकी गाड़ी ख़राब है, सही है, आपने जाकर धक्का लगाना शुरू कर दिया है, या आपने किसी दोस्त के लिए बिला वजह शॉपिंग करना शुरू कर दी, तो इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है। और ऐसा है कि जब आप काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी किसी हद तक शेयर किया जाए और काम जो है वो मिलजुल के किया जाए। ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप अगर प्रोडक्टिव हो भी सकते हैं तो आप प्रोडक्शन छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि फिर आपके हकूक़ भी तो पूरे होने चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप काम भी कर रहे हैं और आप बर्डनाइज भी हो रहे हैं कि फिर सारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो आप ही की हैं और फिर ये चॉइस भी आप ही की है। सो इसमें बैलेंस क्रिएट करना फिर आपका अपना काम है। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि इतना ही था, नेक्स्ट वीक हम आपके साथ दोबारा ऑन एयर आएंगे, तो इन्हीं बहुत सारे सवाल जो अभी भी कुछ सवाल रह गए हैं इनको भी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपके जो मौजूदा प्रोग्राम में हमारे जो क्वेश्चंस हमें नज़र आ रहे हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर से हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखेंगे। खुदा हाफ़िज़।